की तरफ अगली बड़ी खबर जो है वो एक बड़े फैसले से जुड़ी हुई है कि केंद्र सरकार ने खुफिया रिपोर्ट के आधार पर पाकिस्तान से चल रहे 14 मोबाइल मैसेंजर ऐप को प्रतिबंधित कर दिया है। ये 14 मोबाइल मैसेंजर ऐप पाकिस्तान से चल रहे थे, प्रतिबंधित कर दिया है केंद्र सरकार ने। सूत्रों के मुताबिक आतंकवादी और आतंकी संगठनों के ओवरग्राउंड वर्कर्स इन ऐप्स का इस्तेमाल करते थे और पाकिस्तान से इसके जरिए संदेश लेते थे। आतंकियों द्वारा जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए इन मैसेंजर ऐप का इस्तेमाल हो रहा था और सूत्रों के मुताबिक ये ऐप भारतीय कानूनों का पालन नहीं कर रहे थे और देश की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए थे। तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बन गए इन ऐप्स को प्रतिबंधित कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट के आधार पर देश की आंतरिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए यह कार्रवाई की गई है। और इस खबर पर सुधाकर दास हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधाकर, पहले भी इस तरह की कई कार्रवाई हुई है, लेकिन ये जो 14 ऐप्स थे, इन 14 ऐप्स का इस्तेमाल खास तौर पर जम्मू कश्मीर को अशांत करने के लिए, और वो भी पाकिस्तान से संदेश आ रहे थे। सुधाकर जी बिल्कुल लालचंद, परिस्थितियों को भी समझना पड़ेगा। बीते कुछ वर्षों में हुआ यह है कि न सिर्फ घुसपैठ पर रोक लगी है, बल्कि जो पूरा क्रैकडाउन हुआ है, कई जिले जो आतंक से बहुत ज्यादा पीड़ित प्रभावित होते थे, अब वहां से आतंक का बिल्कुल एक तरह से खात्मा हो चुका है। श्रीनगर में सिनेमा हॉल चल रहे हैं, कई अन्य जगहों पर जहां इसकी पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। तो एक जो पूरा सामान्य माहौल जम्मू कश्मीर में बना है, तो उसमें किस तरह से खलल डाला जाए, कैसे आतंकी गतिविधियों को बढ़ाया जाए, उस मकसद के साथ ये ऐप लॉन्च किए गए थे। खुफिया एजेंसियों की काफी दिनों से इस पर नजर थी। कुछ जो ओवरग्राउंड वर्कर्स, यानी आप कह सकते हैं सीधा कि आतंकियों को ये साधन संसाधन मुहैया कराते हैं, चाहे हथियार की बात हो, चाहे इनके रहने की ठिकाने की व्यवस्था हो, आने जाने की व्यवस्था। तो ये ओवरग्राउंड वर्कर्स काफी जो पकड़े गए थे, उनके जरिए पता चला था कि इन जो 14 मैसेंजर ऐप्स के जरिए जो पाकिस्तान में बैठे ISI और आतंकी संगठनों के आकाएं संपर्क कर रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं। उसके बाद से इस पर नजर रखने की शुरुआत हुई थी। और क्योंकि भारतीय कानूनों के तहत अगर कोई इस तरह की गतिविधियां होती हैं, तो जो प्रशासन है उसको पूछने का अधिकार है कि आप किस तरह से इस ऐप को संचालित कर रहे हैं, क्यों इस तरह की गैर कानूनी गतिविधियां संचालित होने दे रहे हैं। लेकिन चूंकि ये ऐप पाकिस्तान से ही संचालित हो रहे थे, तो निश्चित तौर पर इसका कोई जवाब आना नहीं था। तो जो रक्षा मंत्रालय है, गृह मंत्रालय है, खुफिया एजेंसियां हैं, जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, उन सबके सलाह पर केंद्र की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है। तो एक डिजिटल स्ट्राइक आप कह सकते हैं आतंक के ऊपर भारत सरकार की तरफ। बिल्कुल, और ये डिजिटल स्ट्राइक आगे भी जारी रह सकता है अगर ऐसे ऐप्स की पहचान होती है। सुधाकर बिल्कुल बिल्कुल लालचंद, और मैं कहूंगा कि देखिए, इससे पहले करीब 250 से ज्यादा चाइनीज ऐप्स, वो आतंकी गतिविधियों में हालांकि नहीं लिपटे, लेकिन जरूर जो देश के कानूनों के हिसाब से नहीं चल रहे थे, उसको प्रतिबंधित किया गया था। अतीत में वो प्राइवेसी से जुड़े हुए डाटा वो चुराने में लगे हुए थे, और उसका गलत इस्तेमाल किया जा सकता था। और हाल ही में हमने देखा कि जो एक देश के खिलाफ माहौल बिगाड़ने के लिए, देश के खिलाफ लोगों को भड़काने के लिए इस तरह के कई साधन संसाधन सोशल मीडिया के जरिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो सुरक्षा एजेंसियों की, खुफिया एजेंसियों की अब सोशल मीडिया पर भी कह सकते हैं कि अब बहुत कड़ी नजर है। और इस तरह के जो ऐप है, जो एक कूट संदेशों के जरिए आतंकी गतिविधियों के लिए लोगों को उकसा रहे थे, उसके जरिए आतंकियों से संपर्क साधा जा रहा था, तो एक बड़ा प्रहार किया। और आने वाले समय में भी कह सकते हैं लालचंद, इस तरह के डिजिटल स्ट्राइक जारी रह सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुधाकर जुड़ने के लिए। हमारे संवाददाता सुधाकर दास हमारे साथ जुड़े हुए थे, और खास तौर पर सुधाकर ने एक शब्द का प्रयोग किया कि डिजिटल स्ट्राइक। ये डिजिटल स्ट्राइक ही है, सर्जिकल स्ट्राइक की तरह। और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति, लेकिन कल फिर इसी वक्त हम लेकर हाजिर होंगे इस वक्त। और इस बीच में DD न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार